हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। क्या दोस्त, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करते हैं। आज की क्लास में दोस्त ब्लड के बारे में पढ़ना है, तो आइए शुरू करते हैं। ब्लड को जानते ही आप कि रक्त के नाम से भी जानते हैं, खून के नाम से भी जानते हैं, रुधिर के नाम से भी जानते हैं, लहू के नाम से जानते हैं, आपको पता ही है। आइए, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्त, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ओके, नीचे नेक्स्ट प्रश्न, रक्त एक कोलाइड विलयन है। क्या दोस्त, रक्त एक कोलाइड विलयन है। तो कोलाइड के एग्जाम्पल पूछा भी जाता है ना। तो एग्जाम्पल में देखिए कोलाइड में कौन कौन आता है। रक्त है, दूध है, पनीर, शहद है, गोंद है, क्रीम है, सेंट है, पेंट है, जींस है। सेंट पेंट जींस नहीं, सेंट है और पेंट है, जींस नहीं, समझ गए ना। सेंट पेंट, तो यह क्या है दोस्त, कोलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कोलाइड। हालांकि कोलाइड एक अलग चैप्टर है, केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर कोलाइड आया इसलिए कोलाइड के बारे में थोड़ा सा बता दें। ठीक है, तो कोलाइड जो है दोस्त, कोलाइड के दो बाल बच्चे। कोलाइड के कितने बेटा है? दो। कितना? दो है। पहला क्या है दोस्त, इमल्सन या पायस, और दूसरा क्या है दोस्त, जेल। क्या? जेल। दूसरा क्या है? जेल। अब जरा ध्यान देने वाला बात है, क्या ध्यान देने वाला बात है कि पायस के अंतर्गत कौन कौन आता है और जेल के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो पायस के अंतर्गत दूध, रक्त, गोंद, सेंट, पेंट इटीसी, है ना। मक्खन भी इसी के अंतर्गत आता है। ओके, और जेल जो है दोस्त, जेल के अंतर्गत पनीर, शहद, क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश जो है ये सब आता है जेल के अंतर्गत। ओके, चलो तो थोड़ा सा हम कहानी के माध्यम से इसको याद करवाते हैं कि कैसे याद रखना है ना। उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पायस, तो पायस के दोस्त कैसे ध्यान में रखना। पायस को ध्यान में रखेंगे कि प्यास प्यास प्यास, हमें प्यास लगा हुआ है। क्या? प्यास लगा हुआ है। तो प्यास लगा हुआ है तो किसी से हम बोले पानी दो भाई, तो बोला पानी नहीं है। क्या बोला? पानी नहीं है। तो प्यास लगा हुआ है, तो किसी को आप अगर पानी देने के लिए जा रहे हैं तो पानी, बोला पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो हमको दूध दो, तो कहा दूध तुमको देंगे। पानी पीना तो पानी है ही नहीं, तो दूध किसी तुमको देंगे। तो दूध नहीं देंगे तो हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। क्या कहा? तुम्हारा खून पी जाएंगे। दूध नहीं देगा तो तुम्हारा खून पी जाएंगे। खून को ही तो रक्त बोलते हैं। हाँ, तो ये देखिए, तो पानी बोला प्यास लगा हुआ, प्यास के मतलब समझना है पायस। क्या? पायस। तो देखिए हमको बोला क्या कि पानी दो, तो पानी नहीं है, तो बोला दूध दो, तो हम तुमको दूध देंगे। दूध नहीं देगा तो हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। ओके, तो खून पी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर खून को ही तो रक्त बोलते हैं। तो रक्त किसके अंतर्गत आ जाता है? पायस के अंतर्गत। दूध किसके अंतर्गत आता है? तो पायस के अंतर्गत। आपको कभी कभी यहाँ होता क्या, इंग्लिश में इमल्सन है और हिंदी में पायस है, तो आपको इंग्लिश में इमल्सन बोला जाता है, इंग्लिश को ही इसे हिंदी में लिख देगा इमल्सन। इमल्सन हिंदी में घुसड़ देता है इमल्सन। निम्नलिखित में से इमल्सन कौन है ना। तो कौन है भाई साहब इमल्सन? दूध, रक्त, गोंद, सेंट, पेंट। ओके, चलिए इधर आइए। जेल, जेल को कैसे याद रखें इसको भी थोड़ा सा कहानी के माध्यम से बताते हैं। तो जेल के अंदर पनीर, शहद और क्रीम, शैम्पू भी होता है, फेस वॉश भी होता है, सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से पनीर और शहद याद रखना, और इसमें मुख्य रूप से दूध और रक्त याद रखना। ठीक है, ज्यादातर दूध और रक्त ही पूछा जाता है पायस के एग्जाम्पल में, और जेल में पनीर और शहद ही ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बताएं। ओके, आइए इसको कैसे याद रखना। जेल मतलब समझते हैं थाना, किसी को पकड़ के जेल में बंद कर देना, है ना। तो उसी के हम बारे में करें। तो बताइए, तो किसी को, कोई व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया, तो बंद कर दिया जेल में, तब बताइए इसको खाना क्या मिलेगा? खाना तो जो सबको मिलेगा वही मिलेगा, है ना। तो क्या था भाई, ये वीआईपी का बेटा था। क्या? वीआईपी का बेटा था। तो सुनिएगा यार ध्यान से। तो इसको दिया गया, बोला नून रोटी खाओ, तो बोला नून रोटी खाएंगे और जिंदगी जेल में बिताएंगे कोई तरीके। हाँ, तो कहा नूने रोटी मिलेगा सबको, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, तो बोला कि हम नून रोटी नहीं खाएंगे। तो कहा क्या खाइएगा? हम वीआईपी के बेटा हैं। तो कहा क्या खाइएगा? तो बोला क्या खाएंगे, हमरा चाहिए पनीर। क्या चाहिए? पनीर। ये देखिए पनीर। और क्या चाहिए? शहद चाहिए, क्रीम लगा रोटी चाहिए। कई तरीके। अला जेल में कि बरतुहारी माया,
बतिया रहा है ना। तो जेल में रहेगा तो उसको बताइए पनीर खोज रहा। तो बताइए कोई विधायक नेता का बेटा होता है, वो अगर पकड़ा जाए तो उसका स्पेशल खाना वाना होता ही नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार से तो सुनिए, कहता वीआईपी का बेटा है ना, ये डरा रहा है कि हम कोलाइट के खानदान से बिलोंग करते हैं। तो कोलाइट के खानदान से बिलोंग करो इसका मतलब है ना, तो डरा रहा है। तो सुनिए, हर बेटा का बाप वीआईपी होता है ना, हर बेटा का बाप वीआईपी ही होता है। तो आइए इसको कैसे याद रखना है, इसको दोस्त इसको कैसे याद रखना। तो क्या बोले कि जेल में है, तो जेल में है तो उसको बोला कि खाइए नून रोटी खाइए। तो नून रोटी खाएंगे जिंदगी जेल में बिताएंगे नहीं, बोला हमको चाहिए क्या, पनीर चाहिए, शहद चाहिए और क्रीम लगा रोटी चाहिए। समझ गए आप। अब इधर देखिए, इसके आगे आते हैं। क्या है दोस्त, रक्त का निर्माण। क्या, रक्त का निर्माण। देखिए रक्त का निर्माण यहाँ पे देखें, तो रक्त का निर्माण कैसे होता है ना, और कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा, बोन मैरो को ही बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या दोस्त, बोन मैरो को ही बोलते हैं अस्थि मज्जा। अब ये अस्थि मज्जा कहाँ होता है ना, तो आप चिकन वगैरह मुर्गा वगैरह खाए होंगे तो हड्डी एकदम धर के एकदम कचकचा देते हैं नहीं, तो उसके बीच में जो लाल टाइप का होता है, उसके बीच में देखे होंगे आप लाल टाइप का होता है, अब पकाने के बाद हल्का भूरा टाइप का हो जाता है ना। तो उसके बीच में जो लाल टाइप का होता है, लाल टाइप का, उसी को अस्थि मज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो ये कहाँ होता है, वयस्क मनुष्य में होता है ना, वयस्क मनुष्य में होता है। तो रक्त का निर्माण किस होता है दोस्त, कहाँ होता है रक्त का निर्माण, तो अस्थि मज्जा में। ओके, आगे देखिए, फिर बोला जाता है कि प्रश्न एकदम पूछेगा कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। भ्रूण पहले जान लेते हैं, भ्रूण किसे कहते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में ही हो, माँ के पेट में हो तब उसे भ्रूण कहते हैं। जब उसका जन्म हो जाए तब, है ना, तो भ्रूण किसे कहते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में ही हो तब उसे भ्रूण कहते हैं। ओके, तो देखिए भ्रूण में रक्त का निर्माण कैसे होता है। अब बताइए, अब जिससे बच्चा शिशु का निर्माण हो रहा होगा तो बताइए उसमें हड्डी होगा, सोचिए होगा, उसमें नहीं होगा। तो उसमें जब हड्डी नहीं होगा तो उसमें रक्त का बहाव भी हो रहा होगा, निर्माण भी हो रहा होगा। तो निर्माण कैसे होता है, हम सबका तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, जबकि भ्रूण में कहाँ होता है, तो भ्रूण में लीवर में होता है। कहाँ, लीवर में। क्या दोस्त, लीवर को यकृत बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं, जिगर। इसी को क्या बोलते हैं, जिगर, है ना, या जिगरा। और इधर आइए, अब देखिए जरा ध्यान से, रक्त का स्टोरेज। अब जब रक्त निर्माण हो गया, जिससे आप कोई चीज़ आप निर्माण किए है ना, कोई चीज़ का आप उत्पादन किए, उसका स्टोरेज बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, स्टोरेज रखिएगा ना। तो उसी प्रकार से जब रक्त निर्माण हो गया तो उसका एक जगह होगा, स्थान होगा स्टोर करने वाला, स्टोर करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से रक्त, हमारे शरीर में भी एक रक्त स्टोरेज होता है कि वो रक्त को संग्रहित करता है। तो उसका नाम क्या है दोस्त, प्लीहा या तिल्ली अस्पिलीन, है ना, पर अस्पिलीन, प्लीहा या तिल्ली उसका नाम है, जो रक्त को क्या करता है, स्टोर करता है। बस समझ रखे हैं, ये रक्त को क्या करता है, स्टोर करता है। और साथ में साथ अस्पिलीन या तिल्ली को ही शरीर का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पिलीन प्लीहा या तिल्ली को ही शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। जिस प्रकार से आप पैसा को बैंक में रखते तो क्या कहते हैं, मनी बैंक बोलते हैं ना, इसी प्रकार से हम रक्त को जहां जमा करते हैं इसलिए उसे कहते हैं ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, प्लीहा या तिल्ली एक ही अर्थ होता है, और कहीं कहीं हिंदी में अस्पिलीन भी लिख देता है। क्या, अस्पिलीन हिंदी में भी लिख देता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, समझ रखें। अब आगे देखिए, बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्त, प्लीहा तिल्ली को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब देखिए, और रक्त का स्टोरेज भी कहाँ होता है, प्लीहा और तिल्ली में ही होता है, तब तो उसे ब्लड बैंक कहा गया। अब इधर देखिए, नेक्स्ट क्या है कि रक्त को ब्लड बैंक में 4 डिग्री सी पर सुरक्षित रखा जाता है। क्या दोस्त, 4 डिग्री सी पर सुरक्षित रखा जाता है। तब बताइए, एक बात बताइए हमको कि ब्लड बैंक में 4 डिग्री सी पर ही क्यों रखा जाता है। आप सोच रहे हैं कि अगर टेम्परेचर माइनस में कर दें, घट जाए, तब बताइए टेम्परेचर घट जाएगा तो क्या होगा, थक्का बन जाएगा, जम जाएगा। तब बताइए किसी को अगर रक्त दान करना है, चढ़ाना हो, तो ब्लड बैंक से लाना जाएगा तो कागज लीजिए थक्का, अगर थक्का दे देगा तो की कहेगा कि इसको चीर दो, फाड़ दो और डाल दो उसको और मार दो, सी दो,
है, टाका दे दो सी दो, 80 के तो कुछ ही हो जाएगा, कहेगा कि अपने आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे पिघल जाएगा, पिघल के पूरा शरीर में रक्त परिसंचरण हो जाएगा, होने वाला है संभव ऐसा है, समझ रखें। तो के कुछ अगर आप ऐसा संभव नहीं है, अब अगर क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो रक्त बताइए कि रक्त में जल होता है कि नहीं होता है। आप जानते हैं रक्त में जल होता है, तो रक्त में जल होता है तो क्या होगा, बाष्पीकरण हो जाएगा, अब बाष्पीकरण होता है रक्त से जल निकल जाएगा, समझ रखें। तो बताइए रक्त ज्यों का त्यों रहना चाहिए, यूं का यूं रहना चाहिए, तो रक्त को यूं का यूं रखने के लिए 4 डिग्री सी पर सुरक्षित रख सकते हैं। आप बात समझ रखे हैं। तो रक्त तो पूछा जाएगा कि ब्लड बैंक में रक्त को कितना डिग्री पर रखा जाता है सुरक्षित, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए हालाला ये क्या आ गया, कब्रिस्तान है ना, बताइए मैंने संग्रहित भी करता है स्प्लीन है ना, पलीहा तिल्ली, और ओकरा भी कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ये देखिए ना है, इसको ही क्या बोला जाता है, रक्त का स्टोरेज बोला जाता है ना, ब्लड बैंक भी बोला जाता है, अब कब्रिस्तान भी उसी को बोला जाता है। बोलेगा कि कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तो पलीहा या तिल्ली, ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो पलीहा या तिल्ली। अब आगे देखिए, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या दोस्त, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है ना। अब ध्यान देना, संयोजी का मतलब समझते हैं, संयोजी का मतलब होता है जुड़कर रहना है ना, मिलकर रहना, समझ रखें। आप जैसे समझने के लिए हम आपको बताएं कि बताइए रक्त का परिसंचरण होता है, आप जानते हैं है ना, तो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होना चाहिए है। आप बताइए कि अगर सपोज डेट रक्त का है कि भाई साहब हम पूरा शरीर में तो परिसंचरण कर लें, हमारा किडनी भाई साहब से हमारा तकलीफ है ना, आप बताइए किडनी से होके हम नहीं जाएंगे, समझ रखे हैं। अब बताइए रक्त में से रक्त एकदम पूरा शरीर में घूमते रहता है, तो रक्त में जो अशुद्धियां होती है किडनी क्या करता है, उसको खींच लेता है, किडनी साफ करता है। अब बताइए अब रक्त को हम किडनी से होके जेबे नहीं करेंगे, बताइए तो तू किडनी से होके नहीं जाएगा, उससे कनेक्टिंग नहीं रहेगा, तो आदमी रहे वाला है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, सभी से वो कनेक्ट होता है, सभी से संयोजन रहता है, सभी से कनेक्टिंग रहता है, सब रखे। तो रक्त जो है पूरे शरीर से कनेक्टिंग होता है, पूरे कोने कोने तक। आगे अब देखिए यहाँ पर रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। आगे पुरुष में औसतन रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। क्या दोस्त, पुरुष में औसतन रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है, कभी कभी आपको 5.5 भी मिलेगा, क्या 5.5 लीटर भी मिलेगा, ओके। और महिलाओं में औसतन रक्त की मात्रा कितना होता है, 4.5 लीटर, तो इसमें 5 भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे कोई घबराने वाला बात नहीं है, 5.5 भी सही है, 5 से 6 लीटर भी सही, उसी का अंतर आ रहा है। अब 4 से 5 लीटर किसमें, महिला में, 5 से 6 लीटर किसमें, पुरुष में, कोई दिक्कत। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान 7.4 जो कि क्या है, क्षार है ना, क्षार है। अगर 7 के बराबर हो तो उदासीन कहते हैं, 7 से अधिक हो तो क्षार कहते हैं, और 7 से कम हो तो उसे अम्ल कहते हैं, है ना। इधर देखिए कोलेस्ट्रॉल, क्या कोलेस्ट्रॉल है दोस्त, क्या है कि आप कोई काजू किशमिश छुहाड़ा दम तेलीय खाद्य पदार्थ खाते हैं दबा के, है ना, तो दबा के कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। अब बताइए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाए हृदय में तो कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है, क्या हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये क्या होता है दोस्त, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर है ना, से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, से कम होना चाहिए। अगर इससे 200 हो जाए, 200 से अधिक हो जाए तो हार्ट अटैक आने की संभावना होता है। बस समझ रखें, पता है कितना छोटा छोटा नस्ल होता है और उसमें रक्त का बहाव होता है, और उसमें बताइए रक्त का बहाव होता है और उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो बताइए हार्ट अटैक होगा कि नहीं, है ना। आगे आइए हीमोग्लोबिन, क्या दोस्त, हीमोग्लोबिन में मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति लीटर डेसीलीटर होता है। मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में 12 से 15.5, ओके, 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर ध्यान देने वाला बात है, इसी को हम HB कहते हैं, और इसी में भी आयरन पाया जाता है जिसको बोलते हैं Fe या लोहा,
आयरन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं, आयरन, है ना। अब ध्यान देने का बात है, देखिए तो इसमें कितना है, मेल में कितना है? 13। कभी कभी आपको इसमें 14 भी मिलेगा और इसमें 13 भी मिलेगा, तो घबराने वाला बात नहीं, ठीक है ना, घबराने का बात नहीं है। 14 भी सही है, 13 भी सही है, 13.5 से 17.5 भी सही है, 12 से 15.5 भी सही है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होता है, क्या? आयरन की मात्रा। अब बताइए, आयरन बोले तो लोहा है, तो ऐसा हम बताइए कि लोहा सबसे ज्यादा किस में होगा? पुरुष में होगा, है। आप समझिए कि एक बराबर मुक्का एक पुरुष और एक महिला को मारा जाए तो चोट किसको ज्यादा लगेगा? महिला को, क्योंकि लोहा ज्यादा किस में पाया जाता है? तो पुरुष में, तो पुरुष तो हम लोहा नहीं है। आगे आइए, अब इधर ध्यान देने वाला बात है, इधर ध्यान दीजिए कि क्या लिखा हुआ? हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आयरन तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। किसका निर्माण? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? आयरन तथा ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रश्न इसमें ऐसे पूछेगा दोस्त, इसमें प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बताइए किस तत्व के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है? तो तत्व बोले ना तो आयरन। अब अगर बोल दे किस प्रोटीन के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, तब प्रोटीन, किस प्रोटीन? तो ग्लोबिन प्रोटीन के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। बात समझ रखे ना? इस प्रश्न को आप लिख लीजिएगा, याद रखिए क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। क्या दोस्त? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। अब एक बात बताइए, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है, और हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है? तो आयरन की वजह से। आयरन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो हरा सब्जी में। हरा सब्जी में किस में सबसे ज्यादा? पालक में। तब पालक दबा के खाइए, और दबा के हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगा नहीं, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए तो रक्त लाल हो जाएगा। अब बताइए, अगर लाल हो जाएगा और रक्त अगर हरा हो जाए तो क्या होगा? हाँ, रक्त अगर हरा हो जाए तो धरती पर से हरा जाइएगा, है ना। तो इसके आगे देखते हैं, है ना दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो देखिए, तो दोस्त अब देखिए इधर ब्लड का कार्य, क्या? ब्लड का कार्य, ब्लड का कार्य क्या दोस्त? सबसे पहला इसमें क्या है? तापमान का नियंत्रण करना, तापमान का नियंत्रण करना। आप सोच रहे हैं कि हमारे शरीर का एक टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है? तापमान होता है। अगर बताइए एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप एक बात सोचिए, अगर तापमान घट जाए तो भी सेहत खराब हो जाता है, तापमान बढ़ जाए तो भी सेहत खराब हो जाता है, होता नहीं। तो उसको एक नियत बना के रखता है कि नहीं 37 से ज्यादा नहीं, कम, एकदम स्वस्थ होना चाहिए। तो तापमान भी बनाए रखता कौन करता है? रक्त ही करता है। तो पहला हो गया, तो तापमान का नियंत्रण करता, कार्य करता है कौन भाई साहब? रक्त, है ना, ब्लड। अब देखिए दूसरा क्या है? पोषक तत्वों का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन। अब जरा ध्यान समझिए, पोषक तत्वों का परिवहन क्या है दोस्त? कि जिस प्रकार से, देखिए पहले पोषक पदार्थों का परिवहन पहले समझ लेते। ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना। हम जो भी खाना अगर खाते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसकी मात्रा होता है, तो इसका अवशोषण होता है ना, अवशोषण होता है। सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत करता, आमाशय में होता है। तो अब एक बात बताइए कि जिस प्रकार से आपके गली मोहल्ले में सब्जी वाला आ गया, बेची वाला, है ना, आलू प्याज टमाटर लो, आलू प्याज टमाटर लो, तब बताइए उस सब्जी वाला कहा आलू खाली लो, टमाटर लो, तो जो जिसको पसंद वो लेगा। आलू हमको पसंद है, आलू लिया, टमाटर पसंद है, टमाटर लिया, जो जिसको पसंद वो लिया। आप समझ रखे हैं? तो इसी प्रकार से पोषक पदार्थ, रक्त कहता है, रक्त पूरा शरीर में परिसंचरण करते रहता, घूमते रहता है। तो रक्त घूमते रहता तो कहता है हम आगे जी, आगे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बसा लेके आगे, है ना, आगे आगे ग्लूकोज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लेके आगे। अब बताइए जिसको जो पसंद है वो लेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ कि पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन। तो पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, ये लेके घूमते रहता है। और जिसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उससे ले लिया, वसा चाहिए, वसा ले लिया, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन ले लिया। आप समझे कुछ? तो इसी है कि पोषक पदार्थों का परिवहन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन आपको पता है कि गैसों का परिवहन दोस्त O2 को क्या करता है? पूरे शरीर में भेजता है, और CO2 के घसीट के लाता है। नहीं कि CO2 तो क्या कर रहा है यहाँ पे? चल 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 चल, CO2 के घींच के बाहर कर दिया, और O2 को पूरा शरीर में भेज दिया। तो गैसों का भी परिवहन कौन करता है? परिवहन कौन करता है?
रक्त ही करता है। क्या? रक्त ही करता है। समझ रखे हैं? अरे परिवहन का मतलब पहले समझ रहे हैं, परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। समझ गए? इधर आइए, उत्सर्जी, क्या दोस्त? उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। तो उत्सर्जी पदार्थ के पहले आपको बता दें, उत्सर्जी किसे कहते हैं? आप कोई भी चीज आप खा लिए तो एक टाइम आता है बाहर निकालने का, है ना? तो जो बाहर बेकार पदार्थ होता है उसी को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, उत्सर्जी कहते हैं, है ना? तो उसी में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जी होता है, जैसे कि मलमूत्र होता है ना, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये सब जो बेकार पदार्थ है उसको क्या करता है? उसका भी परिवहन करते रहता है। और उसका परिवहन करता है क्या? कौन करता है? तो रक्त करता है। तो उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। और ये क्या रक्त क्या करता है कि उत्सर्जी पदार्थ की बाहर कर देता है, बाहर नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, बाहर नहीं करता है। कार्य क्या करता है? रक्त कि बाहर निकालने वाले जगहों तक पहुंचा देता है। आप समझ गए ना? तो रक्त क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने वाले जगहों तक पहुंचा देता है। ओके, अब देखिए रक्त, रक्त कितना? रक्त दो प्रकार में। तो रक्त में क्या क्या होता है? एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। पहला कि पूरे रक्त का प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो प्लाज्मा 55 से 60% होता है। और रुधिराणु कितना होता है? तो रुधिराणु 40 से 45% होता है। जहां तक कि मेरा मानना है, अब देखिए हम ही नहीं कह रहे कि 60 गलत है, 40 और 40 गलत है। देखिए 55 आप लीजिए तो 45 लीजिए, 60 लीजिए तो 40 लीजिए, तो 100 हो जाता है जोड़ के। देखिए 55 और 45 100, और 60 और 40 100। तो हम, मेरा यह कहना है कि हम ज्यादातर प्रैक्टिस किए हैं, सेट मारे हैं, तो उसमें हमको ज्यादातर जो मिला 55 ज्यादातर मिला। हम ये नहीं कह रहे कि 60 गलत है, 60 भी सही है ना? तो 55 तो ज्यादा सही है, ठीक है, और 60 भी सही है। तो प्लाज्मा में क्या, पूरे रक्त का प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो 55 से 60% और रुधिराणु 40 से 45% होता है। अब देखिए ये क्या है दोस्त? प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का नाम है, क्या है प्रोटीन का नाम? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन है। आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्या है दोस्त? ये दोनों प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। एक प्रश्न पूछता, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है कि सीरम क्या है? क्या दोस्त? सीरम, 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 सीरम क्या है? सीरम क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। देखिए जरा गौर से एक बात को समझ रहे हैं आप, है ना? फाइब्रिनोजेन, है ना? तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाल लेना ही सीरम कहते हैं। देखिए ना, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, तो प्लाज्मा में से घटा दिए फाइब्रिनोजेन, घटा दिए बोले हटा दिए, है ना? तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को अगर हम निकाल दिए तब उसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को हटा देने पर क्या बचता है? तो सीरम कहते हैं, है ना? सीरम का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। क्या? हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। अब वैसे भी प्लाज्मा के भी रंग अगर पूछा जाए तो प्लाज्मा के भी रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। जब इसमें से आप फाइब्रिनोजेन को निकाल लीजिएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्का पीला हो जाएगा, पंचुर हो जाएगा, ठीक है ना? तो सीरम किसको कहते हैं? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल देना, हटा देना ही क्या कहता है? कहलाता है सीरम कहलाता है। अब इधर देखिए, रुधिराणु के 3 बाल बच्चा। कितना? 3 बाल बच्चा। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बिंबाणु। प्लेटलेट्स हिंदी में लिखा हुआ रहेगा भी, तो प्लेटलेट्स अगर हिंदी में रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में? बिंबाणु। अब आ गया ये, तो इसको क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम से जाना जाता है, इसको अन्य नाम से क्या जानते हैं? एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी को ही एरेंथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या दोस्त? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये देखिए, आरबीसी को एरेंथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स या बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब देखिए इसकी संख्या कितना होता है दोस्त? इसकी संख्या 50 से 55 लाख होती है, 50 से 55 लाख। और इसका कितना? 8000 से 10,000 होता है। और इसकी संख्या कितना होता है? 2 से 3 लाख होता है। आप बात समझ रखे हैं, है ना? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जीवन काल, क्या दोस्त? इसकी जीवन काल, इसका जीवन काल कितना था? 20 से 120 दिन। इसका 1 से 4 दिन या 2 से 4 दिन। इसका कितना? 3 से 5 या 3 से 7 भी देता है, ठीक है? 3 से 7 भी दिन, 3 से 7। दोस्त यहाँ पे देखिए,
तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है 3 से 5 दिन या 7 दिन भी देता है। अब एक बात यहाँ पर हम कंफ्यूजन अगर दूर करते हैं, ऑप्शन में अगर 20 से 120 दिन रहे तो इसी प्रकार से ऑप्शन में दिया रहेगा। और अगर ऑप्शन में केवल रहे एकल रहे 120 रहेगा, अधिकतम वाला रहेगा ऑप्शन में आपको 120 दिन या 4 दिन या फिर 5 या 7 दिन। बात समझ रखे हैं? तो आपको ये ज्यादातर यही बना मारना है, 5 मारना है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना 7 दिन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछता है। क्या? देखिए, आप ध्यान नहीं दीजिएगा प्रश्न पर तो मिस्टेक हो जाएगा, गलत एकदम निश्चित ही हो जाएगा गलत आपसे। तो प्रश्न आप ध्यान से दीजिए और प्रश्न को आप लिख लिया कीजिए, है ना। हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, अपने सुंदर हाथों से सुंदर कॉपी पर सुंदर राइटिंग बनाकर लिख लीजिए। प्रश्न क्या बोलेगा दोस्त? रक्त के रुधिराणु में, क्या रक्त के रुधिराणु में सबसे अधिकतम संख्या किसकी होती है? तो बताइए। तब मारेगा, कुल बोलेगा ना रक्त के रुधिराणु में सबसे अधिकतम संख्या कितना होता है? तब मारेगा प्लाज्मा। अरे बबुआ एक बार गौर से सुनो, रक्त के रुधिराणु बोला है तो रक्त के रुधिराणु में, तो रुधिराणु में क्या है सबसे ज्यादा? आरबीसी ना यार, तो आरबीसी ने मारेंगे तब मारेगा प्लाज्मा। तुम्हारा बबुआ प्लाज्मा है ना, तो प्लाज्मा नहीं आरबीसी। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में किसकी संख्या होता है, तो रक्त बोला है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में किसकी संख्या होता है, तब हम मारेंगे प्लाज्मा। बस समझ रखे हैं? तो मारेंगे प्लाज्मा। और अगर प्रश्न इस प्रकार से बोला जाए कि रक्त के रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा में किसकी संख्या होती है, तो मारेंगे किसको? आरबीसी को। अरे भाई साहब एक बार क्या हुआ कि पूछा गया कि रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा किसका होता है, तो हम देखें तो आरबीसी खोज रहे थे, आरबीसी ऑप्शन में है ये नहीं लिखा हुआ था। क्या? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से सभी। हम किला अगर नहीं याद रहता तो गड़बड़ा जाता। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो बोलेगा रुधिराणु में सबसे अधिक संख्या किसका होता है, तो एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को ही ना कहते हैं एरिथ्रोसाइट। हाँ, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्त इसके बारे में अभी और भी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसके बारे में अलग अलग से एक बार जानेंगे। आरबीसी के अलग पार्ट जानेंगे, डब्ल्यूबीसी के भी अलग पार्ट जानेंगे और बिंबाणु प्लेटलेट्स के भी अलग पार्ट जानेंगे। तो पार्ट 2 अवश्य देखें, जरूर देखें, है ना दोस्त। तो इसको विश्वास है कि आप समझ ही गए होंगे, तब पार्ट 2 जरूर देखें, है ना दोस्त। तब तक के लिए बाय, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें।